फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ, स्टरलाइजेशन जो है फार्मास्यूटिक्स में, इसके ऊपर इस टॉपिक को शॉर्ट तरीके से डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद जो है इसके क्वेश्चंस जो है डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करेंगे ना। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टरलाइजेशन वाला टॉपिक आपका प्रिपेयर होने वाला है इस वीडियो के थ्रू। और देखिए ये जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी आपकी रेलवे में भी वैकेंसी है और देखिए डिफरेंट आपके स्टेट के एग्जामिनेशन है और सेंटर के, तो सभी के लिए आपके जो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो इसमें हम स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए आप मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर मैंने क्रैश कोर्स चला के रखे हैं। उसमें आपका रेलवे के लिए भी है, DS+B के लिए भी है और आपका जो डिफरेंट हमारे स्टेट के एग्जामिनेशन है, हरियाणा में आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है ना। तो सभी के लिए कोर्स है, तो आप वेबसाइट को विजिट करना और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी जो PDF मटेरियल आप लोगों को रिक्वायर्ड होता है। तो ओके, तो देखिए इस वीडियो में स्टरलाइजेशन के ऊपर पढ़ते हैं। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे किसी भी जो हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर जैसे कुछ भी चीज़ को स्टरलाइज करना होता है ना, तो स्टरलाइज करते हैं तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, उन सबको पढ़ेंगे, है ना। और एक और बात, स्टरलाइजेशन जो होता है ये एक एब्सोल्यूट टर्म है। ओके, मतलब कि इसमें ऐसे नहीं होता कि भाई पार्शियल स्टरलाइजेशन इस टाइप से, इनकम्प्लीट स्टरलाइजेशन इस टाइप से नहीं होता। इट इज़ एन एब्सोल्यूट टर्म। ओके, तो इसमें देखिए कंप्लीटली ही रिमूवल होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ओके, तो देखिए क्या होता है स्टरलाइजेशन में, इसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो भी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम। ओके, तो एक डेफिनेशन आता है स्टेराइल प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट जो फ्री होते हैं फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज स्टेराइल प्रोडक्ट। ओके, बैक्टीरिसाइड क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं, आपने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा है। एंटीबायोटिक होती है हमारी, बैक्टीरिसाइडल होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। बैक्टीरिसाइडल जो बैक्टीरिया की जो है बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और जो ग्रोथ को इनिबिट करेंगे वो बैक्टीरियोस्टैटिक आप लोग पढ़ते हो ना। तो बैक्टीरिसाइड का मतलब होगा जो बैक्टीरिया को किल करेगा और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब क्या होगा, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करेगा, है ना। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट हमारा स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो इसे बोलते हैं स्टेरिलिटी। वीरिसाइड जो टर्म है इसका मतलब होता है जो वायरस को किल करने के लिए यूज होंगे उन्हें कहेंगे वीरिसाइड। ओके, जर्मिसाइड क्या होते हैं, जर्मिसाइड होते हैं जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो जो जर्मिसाइड का मतलब होता है किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉट नेसेसरीली बैक्टीरियल स्पोर्स। ओके, फिर इसमें टर्म्स आती है भाई, थर्मल डेथ टाइम क्या होता है, डी वैल्यू, इसमें ये कुछ टर्म्स आती है, इनके बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे ना। थर्मल डेथ टाइम, थर्मल डेथ टाइम क्या होता है, थर्मल डेथ टाइम ऐसा टाइम होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, है ना। टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, दिस इज नोन एज थर्मल डेथ टाइम। फिर हमारा डेसिमल रिडक्शन वैल्यू जिसे डी वैल्यू कहा जाता है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। डी वैल्यू क्या होता है, डी वैल्यू क्या है, इट इज़ अ टाइम इन मिनट्स। तो ये क्या होता है, टाइम होता है मिनट्स में, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय 90%। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 90% रिड्यूस होने में जो टाइम लगता है ना, और वो भी मिनट्स में। ओके, टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय 90% एंड इट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी को कौन इंडिकेट करेगा, हमारा डी वैल्यू। डी वैल्यू क्या है, टाइम है मिनट्स में, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय 90%, और ये एफिशिएंसी जो है स्टरलाइजेशन की उसको इंडिकेट करता है। डी वैल्यू, डेसिमल रिडक्शन टाइम। ओके, आप कौन कौन से मेथड्स होते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, फिजिकल होता है, केमिकल होता है, मैकेनिकल होता है। PCM, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स है, फिजिकल मेथड होता है स्टरलाइजेशन का, केमिकल मेथड होता है स्टरलाइजेशन का, फिर हमारा मैकेनिकल मेथड जिसमें हमारे फिल्टर
जो डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स यूज़ किए जाएंगे, है ना। तो देखिए पहले फिजिकल मेथड के बारे में पढ़ते हैं, फिर केमिकल और फिर आपका मैकेनिकल। फिजिकल मेथड में देखिए हमारे 3 आते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एंड रेडिएशन स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन और रेडिएशन स्टरलाइजेशन हमारे किस में आएंगे, फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में। ध्यान रखना फिजिकल में 3 आएंगे, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आएगा, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन आएगा और फिर रेडिएशन स्टरलाइजेशन आएगा, है ना। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का अपैरेटस हमारा हॉट एयर ओवन होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है इसका अपैरेटस क्या है, हॉट एयर ओवन होता है। और इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो होते हैं आपके, तो उनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसके इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है ना, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में। ओके तो देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है एट 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, 160 डिग्री सेल्सियस पर 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे। उससे होगा क्या, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो भी बैक्टीरियाज थे, तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उनके जो इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सबका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो और इसके लिए अपैरेटस हमारा हॉट एयर ओवन यूज हुआ, ये है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। अब क्या क्या एप्लीकेशंस है, किस किस के लिए इसको यूज़ करते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, बहुत बार कि भाई एक तो बहुत बार क्या बना है, पाउडर्स के स्टरलाइजेशन के लिए तो बहुत बार पूछा गया है कि पाउडर्स के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा अपैरेटस यूज किया जाएगा। ओके मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ऑयली मटेरियल्स एंड पाउडर्स। ऑयली मटेरियल्स और पाउडर्स के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, है ना। ऑयली मटेरियल्स एंड पाउडर्स, जैसे पाउडर कौन कौन से, जैसे सल्फेसिटामाइड हो गया, सल्फाडायाजीन हो गया, कैओलिन हो गया, टैल्क हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, स्टार्च हो गया, इन सब के लिए हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज होगा। नेक्स्ट क्या है इसकी एप्लीकेशन, यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर्स। ग्लास वेयर्स होते हैं, मेटल के जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेटल वेयर्स होते हैं ग्लास वेयर्स के लिए, जैसे कि आपके पैसल एंड मोटर के लिए, पैट्री डिश के लिए, फ्लास्क के लिए, पिपेट, बोतल, टेस्ट ट्यूब, स्काल्पल, सीजर, स्पैचुला, ब्लेड, ग्लास सिरिंजेस, इन सब के लिए, ग्लास वेयर्स के लिए हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, है ना। फिर एक और एप्लीकेशन है इंजेक्शन वेयर फिक्स्ड ऑयल इज यूज्ड एज व्हीकल, मतलब कि ऑयली इंजेक्शंस के लिए, ऐसे इंजेक्शंस जिसमें फिक्स्ड ऑयल एज अ व्हीकल यूज होता है, तो उसके लिए उन्हें स्टरलाइज करने के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का यूज करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, इंजेक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन है, इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट एंड इंजेक्शन ऑफ एस्ट्राडायोल डाइप्रोपियोनेट। ऐसे इंजेक्शन जहां पर फिक्स्ड ऑयल एज ए व्हीकल यूज होता है, उनके स्टरलाइजेशन के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का यूज होगा। एग्जांपल्स में इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इंजेक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, इंजेक्शन ऑफ एस्ट्राडायोल, ये सब दिए हुए हैं आपको। ओके मतलब कि ऑयली इंजेक्शंस के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ होगा, ऑयली मटेरियल्स के लिए, पाउडर्स के लिए, आपके ग्लास वेयर्स के लिए, ग्लास सिरिंजेस के लिए, इन सब के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आप लोगों ने याद रखना है ना। इसमें अपैरेटस हॉट एयर ओवन हो गया, मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट का 160 डिग्री सेल्सियस पर 2 आवर्स के लिए जो है हीट किया जाएगा, और सारे एप्लीकेशंस हो गई, है ना। ऑयली मटेरियल्स के लिए, पाउडर्स के लिए, ग्लास वेयर्स के लिए, और आपके ग्लास सिरिंजेस वगैरह इन सब के लिए, और ऑयली इंजेक्शंस के लिए, इंजेक्शंस जहाँ पर फिक्स्ड ऑयल एज अ व्हीकल यूज होगा, जैसे कि आपका इंजेक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, इंजेक्शन ऑफ एस्ट्राडायोल डाइप्रोपियोनेट। ओके तो ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के बारे में सारी कहानी आपने याद रखनी है। अभी मॉइस्ट हीट की बात करेंगे, ड्राई हीट की बात कर लिया आपने, अब मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ो। इसमें इंस्ट्रूमेंट हमारा ऑटोक्लेव यूज होगा। ड्राई हीट में तो आपने हॉट एयर ओवन पढ़ लिया, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमारा ऑटोक्लेव यूज होता है। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव यूज होगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ओके
used for sterilization of surgical dressings and surgical instrument। कंटेनर एंड क्लोजर्स के स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव यूज़ होगा, मतलब कि मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज़ होगा कंटेनर्स के लिए, क्लोजर्स के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, नायलॉन, पीवीसी, इन सब के लिए हमारा ऑटोक्लेव मतलब कि मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज़ होगा। लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल इंजेक्शंस आर स्टरलाइज्ड बाय मतलब कि मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मतलब कि ऑटोक्लेव। तो ये एप्लीकेशन सारी याद रखनी है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मतलब कि ऑटोक्लेव, है ना। कंटेनर क्लोजर्स के लिए नायलॉन, पीवीसी, और ऑफिशियल इंजेक्शंस के लिए वो ऑयली इंजेक्शंस के लिए जैसे कि आपने पढ़ा था इंजेक्शन जहाँ पे फिक्स्ड ऑयल एज अ व्हीकल यूज़ होगा, वहाँ तो आपने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ कर लिया। बाकी बहुत से जो ऑफिशियल इंजेक्शंस हैं उन सब के लिए हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मतलब कि ऑटोक्लेव यूज़ होगा। ओके, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है कि भाई अनसुटेबल है स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर एंड ऑयल्स। तो पाउडर्स के लिए और ऑयल्स के लिए तो आप ड्राई हीट स्टरलाइजेशन पढ़ते हो, तो देखिए ड्राई हीट ही यूज़ करना है पाउडर्स और ऑयल्स के लिए। और ये ऑटोक्लेव है ना, ये अनसुटेबल है। मॉइस्ट हीट जो है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है, ये पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए अनसुटेबल है, यूज़ नहीं करेंगे। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शंस एंड आर्टिकल्स सच एज प्लास्टिक्स विच गेट स्पॉइल्ड एट 115 to 116 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ऐसे आपके जो ये देखिए इंजेक्शंस हैं और जो आर्टिकल्स हैं प्लास्टिक जो स्पॉइल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर मैं आपको दिखाऊंगी 115 से 116 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रखेंगे 30 मिनट पर, तो वहाँ पर जो भी आपके जो आर्टिकल्स हैं वो स्पॉइल हो जाएंगे इस टेम्परेचर पे, तो उनके लिए मॉइस्ट हीट को यूज़ नहीं करेंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें देखिए आपका जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है, इसमें देखिए एक तरफ होल्डिंग टेम्परेचर लिखा हुआ है, एक तरफ मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स लिखा हुआ है ना। तो देखिए इसमें जो टेम्परेचर होता है 115 to 118 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए आपका जो मिनिमम होल्डिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है। बहुत बार तो इसी के ऊपर क्वेश्चन बन गया है ना कि भाई टेम्परेचर जो है ऑटोक्लेव में कितना होगा, तो इनमें से आपको एक दिया होगा ऑप्शंस में। तो 115 से 118 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा तो उसके लिए मिनिमम होल्डिंग टाइम मिनट्स में 30 मिनट्स होगा। 121 से 124 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए 15 मिनट्स टाइम होगा। 126 से 129 टेम्परेचर जो है उसके लिए 10 मिनट्स का होगा मिनिमम होल्डिंग टाइम, और 134 से 138 के लिए 5 मिनट्स का। तो टेबल भी आपको याद रखनी है। ओके, अब देखिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन आप लोग पढ़ रहे हो, तो इसमें और भी दूसरे मेथड्स हैं। एक तो आपने इसमें ऑपरेटर्स देखा भाई ऑटोक्लेव होता है इसमें, है ना, तो इसके और भी मेथड्स होते हैं स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट के। और कौन कौन से मेथड हैं, टिंडलाइजेशन होता है, पाश्चराइजेशन होता है, स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन, ये भी हमारे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ही आते हैं, है ना। टिंडलाइजेशन, पाश्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन। टिंडलाइजेशन के बारे में पढ़ो। टिंडलाइजेशन देखिए क्या है, फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन मेथड होता है ना, क्या है, फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन मेथड होता है टिंडलाइजेशन। इसमें करते क्या है, सॉल्यूशन जो स्टरलाइज करना होता है उसको पैक कर देते हैं और उसको सील करते हैं इसके इन इट्स फाइनल कंटेनर, है ना। इन दिस मेथड सॉल्यूशन टू बी स्टरलाइज्ड इज पैक्ड एंड सील्ड इन इट्स फाइनल कंटेनर। ओके, और उसको हीट करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। 80 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए उसको हीट किया जाता है ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डेज। ओके, 3 दिन तक उसको 80 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए हीट किया जाता है। कह रहे द मेथड वाज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडियम के स्टरलाइजेशन के लिए इसको मेनली यूज़ किया गया टिंडलाइजेशन को। फिर पाश्चराइजेशन आपने पढ़ा होगा, मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है पाश्चराइजेशन। देखिए पाश्चराइजेशन कहते हैं कि ये ना स्टरलाइजेशन का एक मेथड नहीं है। स्टरलाइजेशन के मेथड में कहते हैं पाश्चराइजेशन नहीं आता, क्योंकि इसमें ना जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिमूवल होता है वो 97 से 99.9% होता है ना। तो इसलिए कहते हैं इट इज़ नॉट अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, पाश्चराइजेशन। ओके, फिर इसमें देखिए 2 मेथड आते हैं। मैं आपको पता है ये भाई इसको पार्शियल, देखिए इसलिए से पार्शियल स्टरलाइजेशन मेथड कहा है ना।
ये मिल्क को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड हम लोग पढ़ते हैं पाश्चराइजेशन में। होल्डर मेथड में तो क्या करेंगे, मिल्क को हीट करेंगे 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, है ना। 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए हीट किया जाएगा मिल्क को होल्डर मेथड में। फ्लैश मेथड में क्या करते हैं, मिल्क को हीट करते हैं 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स के लिए। ये सेकंड है, ध्यान रखना है, और ये मिनट है, ध्यान रखना है। ओके, अब है स्टेरिलाइजेशन ऑफ वैक्सीन। तो मैंने आपको मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में ऑटोक्लेव बताया, फिर टेंडलाइजेशन, पाश्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन ऑफ वैक्सीन भी इसी में ही आएगा। तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ वैक्सीन्स के लिए हमारा 55 से 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर यूज़ किया जाएगा वैक्सीन्स के स्टेरिलाइजेशन के लिए। ओके, तो ये हमारे ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन हो गया, मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन हो गया, है ना। अभी हम पढ़ेंगे रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। ओके, तो हम फिजिकल मेथड पढ़ रहे हैं जिसमें हमने ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन पढ़ा, मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन पढ़ा, अभी हम रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन पढ़ेंगे। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में होता है स्टेरिलाइजेशन बाय यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड स्टेरिलाइजेशन बाय आयनाइजिंग रेडिएशन। तो स्टेरिलाइजेशन बाय अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसमें क्या है, मैक्सिमम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है वो कितने वेवलेंथ पर होती है, 265 nm वेवलेंथ पर। ओके, तो ये हमारा रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे, है ना। और आपका जो है इसमें स्टेरिलाइजेशन बाय आयनाइजिंग रेडिएशंस में आयनाइजिंग रेडिएशंस कौन कौन सी होती है, एक्सरे और गामा रेज हमारे आयनाइजिंग रेडिएशन से होती है ना। तो रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन जो होता है उसमें मैकेनिज्म क्या होता है, लीथल म्यूटेशन होता है। रेडिएशन क्या करा देते हैं, लीथल म्यूटेशन करा देती है। ओके, तो लीथल होती है बैक्टीरिया की सेल एंड डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियाई को डिस्ट्रॉय करा देंगी, है ना। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस में एक्सरे और गामा रेज आ गया, है ना। सोर्स ऑफ गामा रेज का सोर्स क्या होता है, कोबाल्ट 60 होता है और सीजियम 137 होता है। तो याद, ये भी इंपॉर्टेंट है, गामा रेज का सोर्स क्या है, कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 होता है। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में हमारा क्या क्या आता है, इसमें आ जाएगा स्टेरिलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड, और इसमें गैसियस स्टेरिलाइजेशन आता है। ओके, तो इसमें स्टेरिलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड में क्या होते हैं, देखिए डिफरेंट बैक्टीरिसाइड यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये कई बार कंसंट्रेशन पूछ ली जाती है। तो देखिए एक तरफ मैंने नेम ऑफ बैक्टीरिसाइड लिखा हुआ है और एक तरफ कंसंट्रेशन लिखी हुई है बैक्टीरिसाइड की, और जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, जैसे कि 0.2 है तो 0.2% वेट पर वॉल्यूम होगा। जो कंसंट्रेशन लिखी हुई है वो परसेंट वेट पर वॉल्यूम में लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, है ना। तो देखिए इंजेक्शंस के लिए कौन कौन से यूज़ करेंगे और आई ड्रॉप्स के लिए कौन कौन से यूज़ करेंगे। इंजेक्शंस के लिए क्लोरोक्रोसोल यूज़ होगा और इसकी कंसंट्रेशन 0.2% वेट पर वॉल्यूम है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट और फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज़ होता है इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.002% वेट पर वॉल्यूम। तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट या फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट की कंसंट्रेशन या एग्जाम में पूछी हुई है 0.002% वेट पर वॉल्यूम। आई ड्रॉप्स के लिए जो आपके बैक्टीरिसाइड है, बेंजलकोनियम क्लोराइड है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट और फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है, थायोमर्सल है, क्लोरहेक्सिडिन एसिटेट है। बेंजलकोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन 0.01% वेट पर वॉल्यूम है, वो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट और फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट के लिए 0.002% वेट पर वॉल्यूम, थायोमर्सल के लिए 0.01% वेट पर वॉल्यूम, क्लोरहेक्सिडिन एसिटेट के लिए 0.01% वेट पर वॉल्यूम, है ना। ये हो गया हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड। अभी गैसियस स्टेरिलाइजेशन में जो है हमारा फॉर्मल्डिहाइड आएगा, इथिलीन ऑक्साइड आएगा और बीटा प्रोपियोलैक्टोन आएगा। गैसियस स्टेरिलाइजेशन में हमारा फॉर्मल्डिहाइड, इथिलीन ऑक्साइड और बीटा प्रोपियोलैक्टोन। तो इथाइलिन ऑक्साइड जो होता है, देखिए ये हाईली क्या होता है, इन्फ्लामेबल गैस होती है, कलरलेस होता है और इन्फ्लामेबल होता है, टॉक्सिक होता है। इसको यूज़ करने के लिए इसको डाइल्यूट किया जाता है CO2 के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में डाइल्यूट करके इसको यूज़ किया जाता है। ओके, इथाइलिन ऑक्साइड को। तो गैसेस स्टेरिलाइजेशन में मेनली हमारा इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ होता है। तो ये हमारे हो गए केमिकल मेथड जिसमें हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड और गैसेस स्टेरिलाइजेशन आ गया, है ना। फिजिकल में मैंने आपको ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन बताया और रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन बताया। केमिकल में हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड बताया और आपका गैसेस स्टेरिलाइजेशन हो गया। अभी मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन में डिफरेंट फिल्टर्स यूज़ होंगे, है ना। मैकेनिकल में देखिए इसमें मैकेनिकल में क्या है, फिल्टरेशन ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशंस बाय बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। ओके, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते हैं ना,
उनसे जो प्रेपरेशंस को पास करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो फिल्टर में ही रह जाएंगे, है ना। तो ये है फिल्टरेशन ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशंस बाय बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स के नाम याद रखने होते हैं भाई। सिरेमिक फिल्टर्स है ना, फिल्टर कैंडल्स को बोला जाता है। तो ये पोर्सिलेन या कीजल गुड़ के बने होते हैं। इनका एक डिसएडवांटेज होता है क्या कि भाई ये एब्जॉर्ब करा लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन से मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो सिरेमिक फिल्टर्स जिनको फिल्टर कैंडल्स भी कहते हैं, पोर्सिलेन या कीजल गुड़ के बने होते हैं। फिर सिड्स फिल्टर हमारे एस्बेस्टोस के बने होते हैं। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर हमारे बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं, है ना, याद रखना है। और एक मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं, एक सिंटर्ड मेटल फिल्टर हो रहा है। फिर मेम्ब्रेन फिल्टर जो सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं। ओके, तो ये सारे आपके हो गए डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स। सिरेमिक फिल्टर या फिल्टर कैंडल्स जो पोर्सिलेन या कीजल गुड़ के बने हैं। सिड्स फिल्टर एस्बेस्टोस के बने हैं हमारे। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बोरोसिलिकेट ग्लास के बने हैं। और जो मेम्ब्रेन फिल्टर है वो सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट के बने हैं, ध्यान रखना है ना। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो आपके एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज हो जाएंगे। ओके, तो अभी एमसीक्यूज देख लेते हैं। हमने पढ़ा है अभी तो कितना क्या रिटेन है वो हमें क्वेश्चन करके ही पता लगता है। ओके, तो स्टरलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। आप क्वेश्चन देखिए। डैश इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स आर किल्ड, है ना। सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें बैक्टीरियल स्पोर्स भी इंक्लूड है, इन सबको किल किया जाता है। किसमें? डिसइंफेक्शन और डिकंटामिनेशन, स्टरलाइजेशन और क्लीनिंग। तो ये स्टरलाइजेशन में ही होता है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, स्टरलाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट है प्रेपरेशंस विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्प्योर प्रोडक्ट, कंप्रेस्ड प्रोडक्ट, कंटामिनेटेड प्रोडक्ट या स्टीराइल प्रोडक्ट। प्रेपरेशंस विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहेंगे? स्टीराइल प्रोडक्ट कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसे? स्टीराइल प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी आपके रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर का, है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशंस बताई थी ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था स्टीराइल क्या होता है। स्टीराइल का डेफिनेशन क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे स्टीराइल कहेंगे, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन इज रिमूवल ऑफ। तो स्टरलाइजेशन में किसका रिमूवल होता है? इसमें कंप्लीट रिमूवल होता है। ऑल जो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका कंप्लीट रिमूवल होता है ना। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल स्पोर्स, ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑल बैक्टीरिया। तो ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा बहुत मतलब कि इनमें से सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। तो ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंप्लीट रिमूवल है इसमें। नेक्स्ट है ए सब्सटेंस विच कैन किल बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को किल करेगा तो उसे क्या कहोगे? बैक्टीरिसाइड कहोगे, है ना। और जो अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता तो उसको बैक्टीरियोस्टैटिक कह देते, है ना। तो क्या कहोगे? फंजीसाइड जो फंगस को किल करेगा। और डिसइंफेक्टेंट तो आपका बैक्टीरिया को किल करेगा, वो बैक्टीरिसाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो क्या बताया था आपको? ये टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, से क्या कहेंगे? डी वैल्यू, जेड वैल्यू, इनएक्टिवेशन फैक्टर, थर्मल डेथ टाइम। तो ये क्या है? थर्मल डेथ टाइम होता है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज डी वैल्यू। तो डी वैल्यू के बारे में क्या बताया था? टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 90%। तो वेरिएशन ये परसेंट में ही है, 90%, 50%, 60% या 20%। तो क्या देख रहे थे हम? टाइम इन मिनट्स, है ना। रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 90%, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसे कहते हैं डी वैल्यू या डेसिमल रिडक्शन टाइम, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अभी सारे पैरामीटर्स जो हमारी डेफिनेशन थी ना, मैंने एक ही क्वेश्चन में कवर कर दी है ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो सके, है ना। तो देखिए इसमें आपको 4 डेफिनेशंस पता लग जाएंगी। वैसे मैंने बता भी दी। थर्मल डेथ टाइम का लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज नेसेसरी टू किल ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ माइक्रोब्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो ये हमने थर्मल डेथ टाइम के बारे में पढ़ा, बिल्कुल सही है।
डेसिमल रिडक्शन टाइम या डी वैल्यू। अभी देखा डी वैल्यू क्या होता है, विच डिनोट द डेसिमल रिडक्शन टाइम इज दैट टाइम रिक्वायर्ड at a specific temperature and under specific conditions to reduce the microbial population by 1 decimal, है ना, microbial population by 1 decimal, that is to kill 90% of the microorganisms, है ना। ये हो गया हमारा डी वैल्यू। फिर एक जेड वैल्यू आता है और एक एफ वैल्यू। तो देखिए जेड, ये भी सही लिखा हुआ है दूसरा वाला, है ना। जेड वैल्यू पढ़ो, जेड वैल्यू लिखा हुआ इट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द डेसिमल रिडक्शन टाइम, जो डेसिमल रिडक्शन टाइम डी वैल्यू है बाय 1 डेसिमल, है ना, इसको 1 डेसिमल रिड्यूस करने में कितना टाइम लगता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, वो आपका जेड वैल्यू है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रिड्यूस द थर्मल डेथ टाइम बाय फैक्टर ऑफ 10, तो ये हमारा जेड वैल्यू होता है। फिर एफ वैल्यू क्या होता है, इट इज़ नंबर ऑफ मिनट्स, कह रहे कितने मिनट्स रिक्वायर्ड टू किल ए नॉन पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ए गिवन सैम्पल अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, डी वैल्यू, एफ वैल्यू, जेड वैल्यू सारी सही लिखी हुई है, ताकि आपको ये क्लियर हो सके। ऑप्शन ई हो जाएगा, सारी इसमें सही लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। तो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन के बारे में सारी कहानी हमने पढ़ी। ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, हॉट एयर ओवन होता है, और इसमें 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर जो है इसमें टेम्परेचर रखा जाता है, और इसमें मैकेनिज्म होता है क्या, ऑक्सीडेशन होता है इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, और किस किस के यूज़ करते हैं, पाउडर्स के लिए यूज़ करेंगे, ऑयली मटीरियल्स, जो ऑयली मटीरियल्स हैं आपके, है ना, उनके लिए यूज़ करेंगे, ऑयली इंजेक्शंस, जो इंजेक्शंस जिनमें फिक्स्ड ऑयल एज अ व्हीकल यूज़ होता है, जैसे कि आपके इंजेक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हो गया, इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, प्रोपियोनेट, इंजेक्शन ऑफ एस्ट्राडायोल डाइप्रोपियोनेट, इन सब के लिए हमारा जो है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन यूज़ किया जाता है ना। और जो आपके ग्लास वेयर्स हैं, है ना, इन सब के लिए, ग्लास के सिरिंजेस के लिए, इन सब के लिए हमारा ड्राई हीट स्टेलाइजेशन यूज़ करते हैं। पूछा क्या आपसे, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में मेथड में बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू, तो बैक्टीरिया की किलिंग होती है, इसमें ऑक्सीडेशन या डिनेचुरेशन होगा, और रिडक्शन, हैलोजिनेशन या प्रेसिपिटेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन होता है इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, जैसे ड्राई हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर कोज। देखिए कह रहे कि ड्राई हीट स्टेलाइजेशन जो आप पढ़ते हो उसमें अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर रखते तो क्या होता है, कह रहे स्टेलाइजेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्टेलाइजेशन के लिए 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोगों ने पढ़ा है। किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड स्पोर्स, अगर दोनों को ही किल कर देगा तो स्टेलाइजेशन हो गया, जो कि इसमें होता नहीं है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ठीक है, किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया बट डज नॉट किल स्पोर, डज नॉट किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया और स्पोर। देखिए अगर हम जो हीट को 100 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं 1 आवर के लिए, तो होता क्या है, वेजिटेटिव बैक्टीरिया तो किल हो जाएंगे, बट डज नॉट किल स्पोर, किल नहीं होते। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्राई हीट स्टेलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड। तो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में टेम्परेचर मैंने आपको क्या बताया, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, तो 180 तो है नहीं, ये दो ऑप्शन तो काट दो। अब 160 में 3 आवर्स के लिए नहीं रखेंगे, 2 आवर्स के लिए, ऑप्शन आपका जो है डी हो जाएगा, है ना। अच्छा ये मैंने ये यहाँ पर 160 था, है ना, तो ये देखिए 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर भी दिया, 2 आवर भी दिया है, तो ये 2 आवर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टैल्कम पाउडर्स आर मोस्ट इफेक्टिवली स्टेलाइज्ड बाय। तो पाउडर्स के लिए आपको मैंने कौन सा स्टेलाइजेशन का जो है मेथड बताया, पाउडर्स के स्टेलाइजेशन के लिए बताइए, क्योंकि बहुत से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ड्राई हीट बताया, ऑटोक्लेव, गैस स्टेलाइजेशन है, फ्रीज ड्राइंग। तो फ्रीज ड्राइंग तो ड्राइंग के लिए यूज़ करोगे, स्टेलाइजेशन के लिए तो आपका जो है फ्रीज ड्राइंग जो हमने पढ़ा था, लायोफिलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग जिसे हमने कहा था, है ना, तो वहाँ पर हम फ्रीज ड्राइंग पढ़ चुके हैं। तो ये टैल्कम पाउडर्स के लिए हमारा ड्राई हीट स्टेलाइजेशन हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं सर द टैल्क इज हीट स्टेलाइज्ड एट, तो इसके लिए आपका ड्राई हीट स्टेलाइजेशन आप लोग यूज़ करोगे तो इसमें 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 170 और 121 के ऑप्शन को काट दो। 160 डिग्री सेल्सियस वैसे आपने इसमें पढ़ा है कि 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर होता है, पर टैल्क के लिए ना 1 आवर पर भी करोगे तो भी स्टेलाइज हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेलाइजेशन मेथड इज यूजिंग पाउडर्स। देखिए फिर से पाउडर्स के लिए पूछ लिया, तो मैं कह रही हूँ पाउडर्स वाला बहुत से एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, तो फिल्टरेशन स्टेलाइजेशन दिया है, रेडिएशन, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, तो पाउडर्स के लिए ड्राई हीट हो जाएगा ना, ऑप्शन डी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास वेयर्स आर स्टरलाइज्ड बाय हीटिंग। तो ग्लास वेयर्स के लिए मेटालिक वेयर्स जो मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, मेटालिक वेयर्स के लिए, टेल्कम पाउडर के लिए, इन सब के लिए मैंने आपको क्या बताया, ड्राई हीट ही तो बताया। ऑटोक्लेव तो आपके सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए जो होता है ना, ऑटोक्लेव यूज़ किया जाएगा सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, है ना। हॉट एयर ओवन, ड्राई हीट इंस्टॉलेशन में आपका हॉट एयर ओवन यूज़ होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ग्लास वेयर्स के लिए हॉट एयर ओवन यूज़ करेंगे। डस्टिंग पाउडर्स, फिर से पाउडर्स का पूछ लिया। डस्टिंग पाउडर्स आर स्टरलाइज्ड बाय, अभी टेल्कम पाउडर का पूछा था, अभी डस्टिंग पाउडर का पूछा है, फिर पूछेंगे पाउडर्स के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, ऑयली मटीरियल्स के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, ऑयली इंजेक्शंस के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, ग्लास वेयर्स के लिए, मेटालिक वेयर्स के लिए, सभी के लिए एक ही बात है कि ड्राई हीट यूज़ करना है, जिसमें हमारा हॉट एयर ओवन यूज़ होता है, ड्राई हीट स्टरिलाइजेशन। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऑयली इंजेक्शन आर स्टरलाइज्ड बाय। तो मैंने आपको बताया इंजेक्शन वेयर फिक्स्ड ऑयल इज यूज्ड एज ए व्हीकल, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मोस्ट ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बताया है ना, क्या बताया, ड्राई इंस्टॉलेशन, जहाँ पर फिक्स्ड ऑयल एज अ व्हीकल यूज़ होगा, जैसे कि इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन था, इंजेक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन था, इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, और इंजेक्शन ऑफ एस्ट्राडायोल डाइप्रोपियोनेट। तो इन सब के लिए हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ हुआ। तो ऑयली इंजेक्शंस के लिए हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ होगा। बाकी टिंडलाइजेशन दिया है, ऑटोक्लेविंग एंड यूवी रेडिएशन दिया है। ओके, तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्राई हीट स्टरिलाइजेशन। जैसे आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरिलाइजेशन। तो ड्राई हीट में तो आपने क्या, हॉट एयर ओवन यूज़ कर लिया। मॉइस्ट हीट में क्या यूज़ करोगे, मॉइस्ट हीट में हॉट एयर ओवन नहीं करेंगे, ग्लास बीड स्टरलाइजर नहीं करेंगे, ऑटोक्लेव यूज़ होता है ना। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमारा ऑटोक्लेव यूज़ होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय। तो जनरली इंजेक्शंस के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो देखिए कोएगुलेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट या हीटिंग। देखिए जनरली जो इंजेक्शंस के लिए हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, बहुत सारे ऑफिशियल इंजेक्शंस के लिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज़ किया जाता है ना। लेकिन जो आपके ऑयली इंजेक्शंस है ना, वहाँ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ होगा आपका। ओके, तो इसमें मॉइस्ट हीट ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, फिर देखिए फिर से पूछ लिया इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय। तो अभी तो बताया मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन वही है, ऑप्शन 2। इस टाइप से क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड बाय। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए मैंने आपको क्या बताया, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जिसमें हमारा हॉट एयर ओवन यूज़ होता है। तो ये तो हमारा टेल्कम पाउडर्स, जो पाउडर्स के लिए ऑयली सॉल्यूशंस, मतलब कि जो ऑयली मटेरियल्स होते हैं उनके लिए, हमारे ग्लास वेयर्स, मेटालिक वेयर्स के लिए, ऑयली इंजेक्शंस के लिए यूज़ होगा ड्राई हीट। तो गैसेस स्टरलाइजेशन जिसमें इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करते हैं, गैसेस स्टरलाइजेशन, है ना। और इसमें मैकेनिज्म है ना गैसेस स्टरलाइजेशन में, इसमें अल्काइलेशन होता है गैसेस स्टरलाइजेशन में, ये थोड़ा सा याद रखना, मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ है ना। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, अल्काइलेशन होता है गैसेस स्टरलाइजेशन का, जिसमें इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ होता है ना। फिर आपका रेडिएशन स्टरलाइजेशन है और मॉइस्ट हीट। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव होते हैं, है ना। तो मॉइस्ट हीट हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, मॉइस्ट हीट स्टरिलाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर सब्सटेंस विच आर डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, है ना। तो मॉइस्चर से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जैसे कि आपके ऑयली सब्सटेंस हो गए और ड्राई पाउडर्स हो गए। तो ड्राई पाउडर्स हो गए, ऑयली सब्सटेंस हो गए, ऑयली इंजेक्शंस हो गए, ग्लास वेयर्स हो गए, मेटालिक वेयर्स हो गए, टेल्कम पाउडर हो गया, है ना, डस्टिंग पाउडर हो गया। तो इन सब के लिए क्या बताया आपको, है ना, क्या बताया, गैसियस, मॉइस्ट, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन। तो ड्राई हीट तो पढ़ा इन सब के लिए हमने, ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्राई हीट स्टरिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ऑटोक्लेव किस में पढ़ते हो, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में तो हमने हॉट एयर ओवन पढ़ा, तो ऑटोक्लेव किस में पढ़ा, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में, है ना। तो देखिए ड्राई हीट में तो हमने क्या पढ़ा, हॉट एयर ओवन पढ़ा। तो ये ऑटोक्लेव तो मॉइस्ट हीट में पढ़ा। ये भी रेलवे में प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस ईयर का, है ना। एक और अभी मैंने पहले बताया था, एक ये क्वेश्चन। तो स्टरलाइजेशन पे 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है कोल्ड स्टरलाइजेशन क्या होता है। कोल्ड स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन अंडर लो टेम्परेचर, स्टरलाइजेशन बाय गामा रेज। ओके, मतलब कि रेडिएशन, जो गामा रेज, यूवी रेज, ये जो रेडिएशन स्टरलाइजेशन में आता है आपका, है ना। स्टरलाइजेशन मतलब कह रहे हैं रेफ्रिजरेटर में रख दो कोल्ड को, अगर इससे रिलेट करो तो आप
स्टेलाइजेशन बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, तो आपको इसमें से क्या लग रहा है, एक रेडिएशन ही लग रहा है इसमें, बाकी के तो ऑप्शन नहीं लग रहे हमें, है ना। ऑप्शन भी जो रेडिएशन स्टेलाइजेशन होता है ना, आपका जो रेडिएशन स्टेलाइजेशन होता है उसी को कोल्ड मेथड भी कहा जाता है, इसे ही कोल्ड स्टेलाइजेशन कहा जाता है रेडिएशन स्टेलाइजेशन को। ओके, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू, तो मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन में जो बैक्टीरिया किल होते हैं तो इसमें मैकेनिज्म क्या बताया था, ड्राई हीट में तो क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन होता है, डिनेचुरेशन होता है इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, है ना। और मैंने आपको गैसियस स्टेलाइजेशन में क्या बताया, एल्काइलेशन होता है ना। और रेडिएशन में मैंने आपको क्या बताया था, लीथल म्यूटेशन होता है। और आपका बच गया क्या, मोइस्ट हीट, तो मोइस्ट हीट में ना क्या होता है, देखिए रिडक्शन, हैलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन नहीं होता, कोएगुलेशन होता है। क्या होता है, प्रोटीन्स जो होते हैं कोएगुलेट हो जाते हैं। जो आपके सेल्स में जो प्रोटीन्स होते हैं बैक्टीरिया की सेल्स में, जो उनका क्या होता है, कोएगुलेशन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इक्विपमेंट यूज फॉर मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन, तो इक्विपमेंट तो क्या बताया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बताइए इक्विपमेंट मोइस्ट हीट के लिए, हॉट एयर ओवन तो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में यूज़ करा, कार्ट्रिज फिल्टर, ऑटोक्लेव या साइक्लोन सेपरेटर तो आप साइज सेपरेशन के लिए यूज़ करा था आपने पहले ना, सेपरेशन के लिए साइक्लोन सेपरेटर जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। तो आप मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन के लिए तो ऑटोक्लेव यूज़ कर लोगे ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर स्टेलाइज्ड बाय, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, मोइस्ट हीट, रेडिएशन है गैसियस, तो इसके लिए आपका मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन यूज़ किया जाएगा। किसके लिए, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के लिए हमारा मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन यूज़ किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन इज नॉट यूज फॉर, कह रहे मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन जो है इसको किसके लिए यूज़ नहीं करोगे। देखिए पाउडर्स एंड ऑयल्स के लिए यूज़ किया था, भाई नहीं करा ये, इसके लिए तो हमने ड्राई हीट यूज़ करा था। नोट में तो ऑप्शन ही सही हो गया, है ना, क्योंकि पाउडर्स के लिए ऑयल्स के लिए ड्राई हीट यूज़ करोगे ना कि मोइस्ट हीट। मोइस्ट हीट को तो हमने डिसएडवांटेज देखी थी कि अनसुटेबल होता है ऑयल्स एंड पाउडर्स के लिए, याद हो तो आपको, है ना। स्टेलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बिल्कुल सही है, मोइस्ट हीट को यूज़ करेंगे। स्टेलाइजेशन ऑफ कंटेनर क्लोजर्स के लिए बिल्कुल सही है। स्टेलाइजेशन ऑफ रबर, प्लास्टिक जैसे कि आपके नायलॉन, पीवीसी, इन सब के लिए हमारा मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन यूज़ होगा, ध्यान रखना है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कंटेनर्स, क्लोजर्स, रबर, प्लास्टिक जैसे कि आपके नायलॉन, पीवीसी, इन सब के लिए क्या याद रखना है, मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। ऑटोक्लेव इज नॉट सुटेबल फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ, तो ऑटोक्लेव किसके लिए यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कि मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन किसके लिए यूज़ नहीं करोगे। देखिए ऑयल्स के लिए, रबर क्लोजर्स के लिए तो यूज़ कर रहे थे, इंजेक्शंस के लिए भी यूज़ कर रहे थे, स्क्रू कैप विद रबर लाइनर के लिए भी यूज़ करेंगे, ऑयल्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे, है ना। ऑयल्स के लिए, पाउडर्स के लिए ड्राई हीट यूज़ करना है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम ऑफ ऑटोक्लेव, तो मैंने आपको बताया था एक तरफ मैंने टेम्परेचर लिखे हुए थे, एक तरफ जो है मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स लिखा हुआ था, है ना। अभी टेबल बताई थी तो उसमें 115 डिग्री सेल्सियस, 115 से 118 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारा कितना था, 15 मिनट था क्या, बिल्कुल नहीं था। 115 से 118 डिग्री सेल्सियस के लिए तो हमारा 30 मिनट था, है ना। उसके बाद 121 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट था क्या, बिल्कुल नहीं। 30 मिनट तो इसके लिए हो गया, तो इसके लिए तो कैसे होगा, है ना। 121 से 124 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारा क्या था, 15 मिनट था, 15। फिर कह रहे 115 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट्स, तो ये सही हो सकता है कि भाई 115 से 118 डिग्री सेल्सियस के लिए हमने 30 मिनट्स देखा था, 134 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 मिनट्स, तो 134 से 138 डिग्री सेल्सियस जब हमने टेम्परेचर देखा था, मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स इसमें आई थिंक 5 मतलब कम ही था कि 5 मिनट्स टाइप से था, है ना, 15 तो नहीं था, है ना। तो आपका जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा वाला बताया मैंने, 115 डिग्री सेल्सियस, हाँ ये ऑप्शन सी हो जाएगा ना, 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी इसमें टेबल है, एक बार फिर से देख लेना आप लोग, ऑप्शन सी हो गया। ओके, हाँ तो देख लीजिए 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ये आपका आंसर हो गया, है ना। 121 से 124 के लिए 15 था, इसका हाफ कर दिया, है ना। और फिर 126 से 129 के लिए आपका 10 मिनट्स था, 134 से 138 के लिए 5 मिनट्स था। ओके,
तो ध्यान रखना थोड़ा सा इसके, क्योंकि ना इसके ऊपर क्वेश्चन अभी आगे भी आएंगे और भी क्वेश्चन बने हैं। देखिए फिर रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्चर स्टरलाइजेशन। तो मॉइस्चर में आपने देखा 115 डिग्री सेल्सियस से 118 डिग्री सेल्सियस के लिए देखा 30 मिनट्स था। उसके बाद 121 से 124 डिग्री सेल्सियस देखा 15 मिनट्स, 126 से 129 देखा, है ना 10 मिनट्स, और 134 से 138 देखा। तो 181, 151 और 91 तो था ही नहीं, तो ले दे के आंसर तो ऑप्शन सी ही बच गया 121 डिग्री सेल्सियस। तो 121 डिग्री सेल्सियस से 124 डिग्री सेल्सियस के लिए आपका मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स कितना था, 10 मिनट्स था। नहीं 121 के लिए नहीं था, 121 के लिए तो आपका 15 मिनट्स था, है ना। तो टेबल ध्यान से पढ़ लेना, इसमें कन्फ्यूजन होती है, एक दो बार लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। 121 से 124 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारा 15 मिनट्स था। ओके, नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन बाय मोइस्ट हीट इज कैरिड आउट एट। देखिए फिर से पूछ लिया, तो मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में वही टेबल के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए 60 मिनट था, उसमें 30 मिनट ही था सबसे ज़्यादा, 60 मिनट तो था ही नहीं। ये दो ऑप्शन तो 60 मिनट वाले तो काट ही दो। 30 मिनट सब फर्स्ट वाले में था। 115 डिग्री सेल्सियस से 118 डिग्री सेल्सियस के लिए हमने 30 मिनट देखा था, तो 30 मिनट के लिए तो यही था। अब ये देख लो किसमें है, और 150 डिग्री सेल्सियस तो हमने टेम्परेचर देखा ही नहीं उसमें, तो बिल्कुल सिंपल है ऑप्शन सी 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फिर से टेबल दिखा दिया आपको, तो अभी तो मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय गैसेस स्टरलाइजेशन। देखिए मैंने आपको सारे मैकेनिज्म बताए भाई। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या देखा हमने, ड्राई हीट में क्या होता है, देखिए सारे इसमें आई थिंक दिए हुए हैं। ड्राई हीट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कंपोनेंट्स का ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, है ना। मोइस्ट हीट में कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा था किसमें, मोइस्ट हीट में। तीसरा रेडिएशन स्टरलाइजेशन बताया, रेडिएशन में एल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा था, जो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आपका लीथल म्यूटेशन जो न्यूक्लियाई डिस्ट्रॉय हो रही थी वो आपका रेडिएशन स्टरलाइजेशन में था, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। अल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है गैसियस स्टरलाइजेशन में। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय। तो डिस्पोजेबल की बात होगी ना जब डिस्पोजेबल की, तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए बताना है गैसियस स्टरलाइजेशन, बॉइलिंग विद वाटर, ऑटोक्लेव या नन। तो इसके लिए गैसियस स्टरलाइजेशन यूज करना है। ओके, अब डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस की बात हो रही है। ओके, तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए हमने गैसियस स्टरलाइजेशन यूज करना है, ध्यान रखना आपने इस बात को। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए गैसियस स्टरलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है इंडिकेट द गैस यूज फॉर स्टरलाइजेशन। तो ये भी रेलवे का फोर्थ क्वेश्चन है ना ये स्टरलाइजेशन में से, मतलब कि स्टरलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिकेट द गैस यूज फॉर स्टरलाइजेशन में कौन सा गैस यूज होता है, तो गैस तो आपका गैसियस स्टरलाइजेशन में यूज हुआ था, है ना। गैसियस स्टरलाइजेशन में हमने देखा था कौन सा, इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज कर रहे थे। तो देखिए इथाइलिन ऑक्साइड, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म या नाइट्रस ऑक्साइड, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इथिलीन ऑक्साइड, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। फिर से गैसेस का पूछा, ये दिल्ली में पूछा हुआ है आपसे। ओके, तो गैसियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में कौन से केमिकल्स यूज करेंगे गैसियस में, बताओ। तो आपको आंसर दो इसका जो है, तो इथिलीन ऑक्साइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, क्रिसोल और फिनॉल है। तो हमारा इथाइलिन ऑक्साइड यूज होता है ना, हमने देख लिया अभी। नेक्स्ट है मैकेनिज्म बाय विच इथाइलिन ऑक्साइड एक्ट एज स्टरलाइजर एजेंट। तो इथाइलिन ऑक्साइड किस में पढ़ते हो, गैसियस स्टरलाइजेशन में, है ना। तो गैसेस में मैंने मैकेनिज्म क्या बताया आपको, ऑक्सीडेशन तो बताया किस में, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, है ना। कोएगुलेशन बताया मोइस्ट हीट में। ओके, फिर आपका एल्काइलेशन बताया गैसेस में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी रिडक्शन दिया। ओके, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी एल्काइलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट है थर्मोलेबाइल पाउडर्स आर स्टरलाइज्ड बाय। देखिए पाउडर्स के लिए कहा था हमने क्या, पाउडर्स के लिए क्या कहा था, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, है ना। अब ये थर्मोलेबाइल पाउडर्स की बात हो रही है, थर्मोलेबाइल पाउडर्स की बात हो रही है, टेम्परेचर सेंसिटिव है ये थर्मोलेबाइल, है ना। तो इनके लिए बताओ भाई, ड्राई हीट तो हम पाउडर्स के लिए करते हैं लेकिन थर्मोलेबल पाउडर्स के लिए नहीं करेंगे। ऑटोक्लेव, यूवी रेडिएशन या इथाइलिन ऑक्साइड गैस। तो आपके थर्मोलेबल पाउडर्स है ना, तो इनके लिए आप इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज करोगे, गैसियस स्टरलाइजेशन यूज होगा। जैसे कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए यूज किया था, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए भी आपने जो है इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज किया था। थर्मोलेबल पाउडर्स के लिए भी आप इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज करोगे। ओके,
ऑप्शन डी क्लियर है। नेक्स्ट है विच इज़ द प्रोसेस यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क। मिल्क की बात हो रही है, विदाउट अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू। तो मिल्क के लिए तो आपने एक ही प्रोसेस देखी थी, कौन सी देखी थी बताइए, जो क्या पार्शियल स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, मतलब कि उसे हम मतलब कि स्टरलाइजेशन प्रोसेस नहीं कह सकते, है ना। तो वो कौन सी थी, पास्चुराइजेशन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन पास्चुराइजेशन मिल्क इज हीटेड। तो पास्चुराइजेशन आपका मिल्क के लिए होता है, दो मेथड देखे, होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड, है ना। फ्लैश मेथड्स में तो आपका सेकंड्स में मिल्क को हीट किया जा रहा था, सेकंड्स के लिए, और होल्डर मेथड में था मिनट्स में। तो देखिए इधर 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स और 71.6 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड, या फिर 98, देखिए 98 डिग्री सेल्सियस तो उसमें नहीं था, है ना। तो ये ऑप्शन ही काट दो, 100 पे भी नहीं कर रहे थे, काट दो। ऑप्शन तो आपका ए ही हो गया। होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड देखे थे, तो होल्डर मेथड जो था उसमें तो मिल्क को हीट कर रहे थे 62.8 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए, और फ्लैश मेथड में 71.6 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन जो है पार्शियल स्टरलाइजेशन मेथड की बात हो रही है। तो देखिए यही लिखा हुआ पहले में, तो पार्शियल स्टरलाइजेशन मेथड बिल्कुल सही है। इट ओनली रिड्यूस 97.99% माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड इट डज नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर्स, बिल्कुल सही है। मेथड यूज फॉर पार्शियल मिल्क के लिए यूज करते बिल्कुल सही है। होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड होता है, बिल्कुल सही बात है। होल्डर मेथड में हीट करेंगे 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए, फ्लैश में सेकंड्स में था 71.6 डिग्री सेल्सियस सेकंड्स के लिए 15 सेकंड्स के लिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए सारे ही बातें सही लिखी हुई है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने का पर्पस यही होता है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। अब पास्चुराइजेशन के बारे में जितनी भी बातें थी मैंने इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर दी, है ना। तो आपको ये 2-3 इसमें 3-4 बातें ही थी पास्चुराइजेशन के लिए, सारी मैंने इसमें इंक्लूड कर ली, है ना। मिल्क के लिए यूज़ करते हैं ये पास्चुराइजेशन। ओके, नेक्स्ट है फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, ये भी दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन कौन सा होता है, ऑटोक्लेविंग, टेंडलाइजेशन, पास्चुराइजेशन या इंसिनरेशन। तो फ्रैक्शनल जो होता है ना, फ्रैक्शनल, ये आपका टेंडलाइजेशन को बोला जाता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई हीट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, किसके बारे में, ड्राई हीट, फर्स्ट वाला ड्राई हीट जिसमें हॉट एयर ओवन यूज़ हुआ था, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर के लिए टेम्परेचर रखा था, है ना। हॉट एयर ओवन यूज़ हुआ था, और किसके लिए यूज़ कर रहे थे, पाउडर्स के लिए यूज़ कर रहे थे, ऑयली मटेरियल्स के लिए यूज़ कर रहे थे, ऑयली इंजेक्शंस के लिए यूज़ कर रहे थे, ग्लास वेयर्स के लिए, मेटालिक वेयर्स के लिए। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। अब देखो इसमें क्या दिया है आपको, यूजुअली स्टरलाइजेशन इज डन बाय हीटिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, तो बिल्कुल सही, अभी हम पढ़ के आए हैं, मैंने अभी आपको बताया। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज इफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सही बात है, ये तो होता है, ऑक्सीडेशन होता है ड्राई हीट में मैकेनिज्म। मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर पाउडर्स एंड ऑयली मटेरियल्स, अरे पाउडर और ऑयली मटेरियल्स के तो यूज़ करते हैं, नोट में तो यही आ गया है ना, ऑप्शन सी। पाउडर्स और ऑयली मटेरियल्स के तो आपका मोइस्ट हीट यूज़ नहीं किया जाता, ड्राई हीट तो करते हैं। मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर, हाँ सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए यूज़ नहीं करते, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए हमारे ऑटोक्लेव यूज़ होते हैं जो मॉइस्चर स्टरलाइजेशन में आता है। तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट केमिकल यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रूम, रूम के फ्यूमिगेशन के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, हीलियम या नाइट्रोजन। तो ध्यान रखना है फॉर्मल्डिहाइड, एफ से फॉर्मल्डिहाइड, एफ से फ्यूमिगेशन भी याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है टेंडलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, तो आपका फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन प्रोसेस में टेंडलाइजेशन आता है, तो इसमें स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग करते हैं, ठीक है, स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग दिया सब में, है ना। अंडर प्रेशर फॉर 3 डेज, विदाउट प्रेशर फॉर 3 डेज, अंडर प्रेशर, तो 3 डेज के लिए करते हैं, और विदाउट प्रेशर, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है टेंडलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स सक्सेसिव हीटिंग एट लो टेम्परेचर, सक्सेसिव हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड, सक्सेसिव ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग नहीं होती, बैक्टीरियासाइड भी नहीं है इसमें, लो टेम्परेचर पे सक्सेसिव हीटिंग होती है ना। नहीं तो टेंडलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द मटेरियल एट, तो कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स नहीं था, 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डेज, ये जरूर इंक्लूड करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच स्टरलाइजेशन मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर हीट रेजिस्टेंट मटेरियल सच एज ग्लासवेयर्स एंड मेटल इंस्ट्रूमेंट्स and is often used for depyrogenation in pharmaceutical and biotech industry। तो
तो देखिए आपके हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स है ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, मेटल वेयर्स के लिए, पाउडर्स के लिए, ऑयली सॉल्यूशंस के लिए, ऑयली इंजेक्शंस के लिए, इन सब के लिए क्या बताया आपको, बताइए। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन ही तो बताया है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट स्टेरिलाइज्ड बाय। तो मैंने आपको ड्राई हीट के बारे में बताया कि भाई पाउडर्स के लिए यूज़ करेंगे, ऑयली मटेरियल्स के लिए यूज़ करेंगे, और ऑयली जो इंजेक्शंस हैं उनके लिए, इंजेक्शन वेयर फिक्स्ड ऑयल इज यूज्ड एज व्हीकल, जैसे कि इंजेक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, इंजेक्शन ऑफ एस्ट्राडायोल डाइप्रोपियोनेट, इन सब के लिए मैंने बताया ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। तो यही तो पूछा है, इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, ड्राई हीट आंसर लगाओ ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है, ये लिखा हुआ है रैपिड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो रैपिड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन मतलब कि इमरजेंसी में आपको स्टेरिलाइजेशन यूज करना, रैपिड बहुत ही फास्ट, रैपिड मेथड कौन सा है, ऑटोक्लेव है ना, इसमें तो 160 डिग्री सेल्सियस, ऑटोक्लेव का तो अलग था, वो ड्राई हीट में था, जो हॉट एयर ओवन था, मोस्ट हीट में ऑटोक्लेव यूज़ करा था, है ना, 115 डिग्री सेल्सियस लगभग जो है 30 मिनट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो रैपिड है क्या। फिल्टरेशन तो फिल्टर पेपर से पास करोगे, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स हैं उनसे पास करोगे। रेडिएशन या हॉट एयर ओवन, तो इनमें से आपको जो रैपिड मेथड कौन सा लग रहा है, रेडिएशन, है ना, तो रेडिएशन जो आपका रैपिड मेथड में आता है, तो आर से रेडिएशन, आर से रैपिड याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म बाय विच रेडिएशन एक्ट एज। तो रेडिएशन वाला ना आपका कोल्ड मेथड भी बोलते हैं इसको, कोल्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन को, अभी हमने देखा था, और रैपिड मेथड भी है। कह रहे मैकेनिज्म बाय विच रेडिएशन एक्ट एज स्टेरिलाइजर। तो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया सारे, ऑक्सीडेशन तो होता है ड्राई हीट में, है ना, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में होता है, और आपका जो है कोएगुलेशन होता है मोइस्ट हीट में, है ना, मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में होता है। एल्काइलेशन होता है गैसियस स्टेरिलाइजेशन में होता है। तो रेडिएशन में क्या होता है, लीथल म्यूटेशन होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर बताना है आपने। बैसिलस सबटिलिस है, बैसिलस प्यूमिलस, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, सुडोमोनास डैमिनुटा। तो रेडिएशन से जो है रेडिएशन में आपका बीपी जो है बैसिलस प्यूमिलस हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा बैसिलस प्यूमिलस। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू स्टेरिलाइज मेटल सिरिंज। तो मेटल की सिरिंजेस है ना, तो उनके लिए कौन सा मेथड यूज़ करोगे। देखिए सिंपल आपसे मेटल सिरिंज के लिए पूछा है, तो मैंने आपको ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल वेयर्स के लिए, मेटल सिरिंजेस के लिए क्या बताया था, मोइस्ट हीट, गामा रेडिएशन, इथिलीन ऑक्साइड है, ड्राई हीट। तो मेटल सिरिंज के लिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय। सर्जिकल ड्रेसिंग्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव होते हैं, है ना, तो आपका क्या यूज़ होगा इसके लिए, आपका सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव होते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव। ओके, जैसे थर्मोलेबाइल पाउडर्स, तो पाउडर्स के लिए ड्राई हीट देखा था, और थर्मोलेबाइल पाउडर्स के लिए क्या बताया था, याद करो, इथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, ऑटोक्लेव या हॉट एयर ओवन। क्या बताया था, इथाइलिन ऑक्साइड गैस या स्टेरिलाइजेशन। मैंने आपको बताया था डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस की बात करोगे, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस। ओके, ठीक है, तो इनके लिए आपका जो है गैसियस जो इथाइलिन ऑक्साइड यूज होगा, थर्मोलेबाइल पाउडर्स के लिए भी इथाइलिन ऑक्साइड यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट है विच टेस्ट ऑर्गेनिज्म माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, है ना, तो रेडिएशन के लिए तो आपने बैसिलस प्यूमिलस यूज कर लिया, है ना, तो अभी बचा आपका ये तीन ऑप्शन, इनमें से कौन सा मोइस्ट हीट के लिए यूज़ करोगे। तो मोइस्ट हीट के लिए कौन सा यूज़ करोगे आप, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, है ना, और ये बैसिलस प्यूमिलस जो है ये रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करा, और मोइस्ट हीट के लिए बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस यूज़ करा मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है चूज द वन ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट। मेडिकल प्रोडक्ट है उनके स्टेरिलाइजेशन के लिए कौन सी गैस यूज़ करेंगे, गैस पूछिए आपसे, इथिलीन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही आपका इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करते हैं गैस स्टेरिलाइजेशन में, ऑप्शन ए बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी बात गलत है, अब ये बता दो जल्दी से, गलत बात बताओ मुझे। ड्राई हीट के बारे में है तो हमें तो सारा पता है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इज यूज्ड फॉर ऑयली मटेरियल्स एंड पाउडर्स, बिल्कुल सही है। फॉल्स बताना है, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन इज यूज्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, ना 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 ना, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए मोइस्ट हीट यूज़ करना है, फॉल्स तो यही हो गया। ड्राई स्टेरिलाइजेशन इज नॉट, हाँ सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए यूज़ नहीं करते, मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन अनसुटेबल होता है पाउडर्स के लिए, भी सही लिखा हुआ है।
है ना। तो पाउडर्स और ऑयल्स के लिए अनसुटेबल होता है हमारा मॉइस्ट हीट, बिल्कुल सही है। तो फॉल्स कौन सा, ऑप्शन बी फॉल्स हो चुका है ना। नेक्स्ट है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर, तो ड्राई हीट किसके लिए सुटेबल नहीं है, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर, बताओ किसके लिए सुटेबल नहीं है ड्राई हीट, बताओ। देखिए किस किस के लिए यूज़ कर रहे थे ड्राई हीट, पाउडर्स के लिए यूज़ कर रहे थे, है ना, ऑयली मटेरियल्स के लिए यूज़ कर रहे थे, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ऑयली इंजेक्शंस के लिए यूज़ कर रहे थे, और किसके लिए यूज़ कर रहे थे, ऑयली इंजेक्शंस के लिए, है ना, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ऑयली इंजेक्शंस के लिए, और ग्लास वेयर्स के लिए, जैसे हमने ग्लास की सिरिंजेस देखी, और मेटालिक वेयर्स के लिए जो मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेटालिक वेयर्स के लिए, और ऑयली इंजेक्शंस मतलब कि जहाँ पर फिक्स्ड ऑयल एज अ व्हीकल यूज़ किया जाएगा, जैसे कि इंजेक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, और इंजेक्शन ऑफ जो आपका एस्ट्राडायोल डाइप्रोपियोनेट, है ना। तो इन सब के लिए तो कह रहे किसके लिए यूज़ नहीं करेंगे। देखिए स्टेलाइजेशन ऑफ सर्जिकल, ऑप्शन ए में ही आंसर छिपा है। देखिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए तो आपका सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव है ना, मॉइस्ट हीट की तरफ जाओ ना, तो ऑप्शन ए ही राइट हो गया। बाकी देखिए ग्लास वेयर्स के लिए यूज़ करेंगे, पाउडर्स के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि सल्फासिटामाइड हो गया, सल्फाडायाजिन, कैओलिन, टैल्क, जिंक ऑक्साइड, स्टार्च, सब के लिए यूज़ करेंगे, है ना। तो आपका जो है आंसर क्या हो गया, नोट में ऑप्शन ए हो गया। ओके नेक्स्ट कैटगट इज स्टेलाइज बाय, तो कैटगट के लिए हमारी क्या आती है, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, आयनाइजिंग रेडिएशन ओल। देखिए आपके सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए ऑटोक्लेव होते हैं, लेकिन जो कैटगट है ना उसके लिए आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होंगी, आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा, आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होगी। ओके नेक्स्ट है विच वेवलेंथ ऑफ यूवी लाइट प्रोवाइड मैक्सिमम जर्मीसाइडल एक्शन, तो यूवी लाइट की कौन सी जो वेवलेंथ है ना वो मैक्सिमम जर्मीसाइडल एक्शन प्रोवाइड करेगी। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए 253.7 nm या 275.5, 283.5 या 240, तो ये ऑप्शन ए ही हो जाएगा 253.7 nm। नेक्स्ट है स्टेलाइजेशन कैन बी कैरिड आउट बाय, तो स्टेलाइजेशन देखिए हीट से भी करते हैं हम, ड्राई हीट, मोस्ट हीट हमने पढ़ा है, रेडिएशन से भी करते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं, तो बिल्कुल सही है, सारे ही जो मेथड से स्टेलाइजेशन की जा सकती है। नेक्स्ट है सल्फा पाउडर्स, तो पाउडर्स के लिए क्या बताया भैया, सल्फा पाउडर्स के लिए सल्फास्टामाइड हमने देखा था अभी, है ना। हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, रेडिएशन, तो हमने क्या यूज़ करेंगे, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, जिसमें हमारा हॉट एयर ओवन यूज़ होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन रेडिएशन स्टेलाइजेशन, रेडिएशन स्टेलाइजेशन में किसका यूज़ करोगे, अल्फा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, बीटा या एक्सरेज। तो रेडिएशन स्टेलाइजेशन में आपकी जो है एक तो यूवी रेज यूज़ होती है, एक आपकी आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज़ होती है, आयनाइजिंग रेडिएशंस में आपकी एक्सरे आती है और गामा रेज आती है ना। तो आपको क्या दिया हुआ है, तो आपकी रेडिएशन स्टेलाइजेशन में हमारा इसमें आंसर गामा रेज हो जाएगा। ओके ऑप्शन बी हो जाएगा गामा रेज। ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आयनाइजिंग रेडिएशंस में एक्सरे और गामा रेज, तो बिल्कुल सही है। सोर्स ऑफ गामा रेज आर कोबाल्ट 16 सीजियम 137, मैंने आपको बताया था, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत ही सही लिखा हुआ है, दोनों बातें सही हैं। एयरबोर्न कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया इज रिड्यूस्ड बाय, है ना, तो एसेप्टिक एरिया में जो कंटामिनेशन है ना उसके रिडक्शन के लिए क्या करोगे, फ्यूमिगेशन करोगे भाई, यूवी रेडिएशन यूज़ करोगे, गामा रेडिएशन यूज़ करोगे, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड यूज़ करोगे, बताओ। इसके लिए जो है एसेप्टिक एरिया है ना, तो उसमें जो है कंटामिनेशन को रिड्यूस करने के लिए हम यूवी रेडिएशन यूज़ करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना यूवी रेडिएशन यूज़ की जाएंगी। एयरबोर्न कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया इज रिड्यूस्ड बाय यूवी रेडिएशन। नेक्स्ट है रबर स्टॉपर्स आर स्टेलाइज्ड बाय, रबर स्टॉपर्स के स्टेलाइजेशन के लिए हॉट एयर ओवन, गैसियस स्टेलाइजेशन, फिल्टरेशन, ऑटोक्लेव। तो रबर स्टॉपर्स के लिए हाँ ऑटोक्लेव यूज़ हो जाएगा, कंटेनर क्लोजर्स, रबर स्टॉपर्स, इन सब के लिए जो प्लास्टिक थे, नायलॉन, पीवीसी, है ना, तो इन सब के लिए, और सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑटोक्लेव। नेक्स्ट है मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, तो मैकेनिकल मेथड में तो हमने डिफरेंट फिल्टरेशन वाला देखा था। ओके हाँ तो यही दिया हुआ इसमें फिल्टरेशन ही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। बाकी रेडिएशन है आपका, ऑटोक्लेविंग है, गैसियस है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मैकेनिकल तो स्टेलाइजेशन के हमने डिफरेंट मेथड्स देखे, है ना, फिजिकल, केमिकल और आपका जो है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में क्या देखा था हमने, जो ये डिफरेंट फिल्टर ही तो यूज़ करते, फिल्ट्रेशन देखा था। जैसा पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फॉर फिल्ट्रेशन स्टेलाइजेशन, तो मेम्ब्रेन फिल्टर जो होते हैं ना सेल्लोज एसीटेट या सेल्लोज नाइट्रेट के बने होते हैं, तो इनका पोर साइज पता है क्या होता है, ऑप्शन देखो 0.22 से 0.45 माइक्रोन होता है इनका पोर साइज, ध्यान रखना। ओके तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हो जाएगा 0.22 माइक्रोन। ओके
ने सर विच फिल्टर इज़ यूज फॉर स्टरलाइजेशन, तो स्टरलाइजेशन के लिए कौन से टाइप का फिल्टर आपने यूज़ किया था, लीफ फिल्टर यूज़ करा, मेम्ब्रेन फिल्टर, ड्रम फिल्टर, मेटा फिल्टर, तो कौन से मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी। ने सर एब्रीविएशन ऑफ हैपा, हैपा का एब्रीविएशन क्या है, हाई, हायर नहीं होता, हाईली नहीं होता, हाई, इफेक्टिव नहीं होता, एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं सर हैपा फिल्टर्स किसके बने होते हैं, सेलोज एस्टेट और सेलोज नाइट्रेट के, तो हमारे जो होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर बने होते हैं, है ना। पोर्सिलेन और कीजल गुड़ के हमारे क्या थे, जो फिल्टर कैंडल्स थे ना वो बने हुए थे। बोरोसिलिकेट ग्लास दिया है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बने होते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास के, तो हैपा फिल्टर एस्बेस्टोस के बने होते हैं। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जैसे कि सीड्स फिल्टर थे ना वो भी एस्बेस्टोस के बने हुए थे, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है पोर साइज ऑफ हैपा फिल्टर्स का पोर साइज बता दो, ये चार ऑप्शन है 0.3 माइक्रोन, 0.5, 0.6 या 0.8, तो 0.3 माइक्रोन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर फिल्टर हैपा फिल्टर आर एबल टू फिल्टर द पार्टिकल एट, तो फिल्टर करते हैं पार्टिकल को कितना परसेंट, देखिए सब में 99 दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर वेरिएशन है, तो 99.98 होता है ये, देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ डीप में, 99.98। ओके, बी है, सॉरी मैं सी पे आंसर लगा रही हूँ, 99.97% है। ओके सॉरी, तो ऑप्शन बी हो गया इसका। नेक्स्ट है कॉमनली यूज इंटीग्रेटेड टेस्ट फॉर एफिशिएंसी पार्टिकल, हैपा फिल्टर जो है ना इसके लिए इंटीग्रेटेड टेस्ट बताना है आपने, तो इसके लिए डोप टेस्ट आता है ना, डाई ऑक्टाइल थैलेट टेस्ट आता है ना, तो इसके लिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, डी डाई ऑक्टाइल थैलेट टेस्ट होता है इसके लिए। ओके, नेक्स्ट सीड्स फिल्टर किसके बने होते हैं, अभी बताया ना आपको, हैपा फिल्टर एस्बेस्टोस के बने हुए हैं ना, तो सीड्स फिल्टर भी एस्बेस्टोस के बने हुए होते हैं। ओके, सेलोज एस्टेट और सेलोज नाइट्रेट के हमारे मेम्ब्रेन फिल्टर बने होते हैं, कौन से फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर बने होते हैं। और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर हमारे बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। फिल्टर कैंडल्स जो थे पोर्सिलेन या कीजल गुड़ के बने हुए थे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सिरेमिक फिल्टर्स और फिल्टर कैंडल्स की बात हो रही है, जो फिल्टर कैंडल्स होते हैं उन्हीं को सिरेमिक फिल्टर्स कहते हैं। कह रहे पोर्सिलेन कीजल गुड़ के बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सीड्स फिल्टर एस्बेस्टोस के, बिल्कुल सही है। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर बोरोसिलिकेट ग्लास के, बिल्कुल सही है। देखिए सारी बातें सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी मेम्ब्रेन फिल्टर जो है सेलोज एस्टेट और सेलोज नाइट्रेट के बने होते हैं, और सीड्स फिल्टर एस्बेस्टोस का हो गया, हैपा फिल्टर भी एस्बेस्टोस के बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर आर मेड फ्रॉम, वही सेलोज एस्टेट और सेलोज नाइट्रेट के बने होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन, तो पोर साइज मैंने आपको बताया था ना 0.22 से 0.45 माइक्रोन होता है, माइक्रोमीटर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर गैसियस स्टरलाइजेशन, है ना, तो बैसिलस प्यूमिलस देखा हमने किसके लिए, रेडिएशन स्टरलाइजेशन के लिए, है ना, और आपका बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस देखा था किसके लिए, मॉइस्चर स्टरलाइजेशन के लिए। अब गैसेस के लिए कौन सा हो जाएगा आपका, स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, तो ये आपका है बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर गैसेस स्टरलाइजेशन। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे स्टरलाइजेशन के बारे में। ओके, तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में देखिए, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो था जिसमें हमने हॉट एयर ओवन यूज़ करा, तो इसको किस किस के लिए यूज़ करा आपने, क्योंकि ना किस किस के लिए यूज़ करते हैं यही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। भाई पाउडर्स के लिए कहेंगे, पाउडर्स के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड यूज़ करोगे, तो ड्राई हीट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कहीं थर्मोलेबाइल पाउडर्स की बात करनी है आपने, तो आपने इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करना है, इथाइलिन ऑक्साइड, है ना। पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, ऑयली मटेरियल्स के लिए, ऑयली इंजेक्शंस के लिए, है ना, और आपके ये सारे में इन सब के लिए क्या है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ग्लास वेयर्स के लिए, ग्लास मेटल वेयर्स, मेटल सिरिंजेस, इन सब के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन हमारा कहाँ पर यूज़ करोगे, ऑटोक्लेव की इसमें अपरेटस ऑटोक्लेव होगा। मॉइस्ट हीट हम यूज़ करेंगे जैसे कि आपके सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए जो है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज़ किया जाएगा। बहुत सारे ऑफिशियल इंजेक्शन है उनके लिए मॉइस्ट हीट यूज़ किया जाता है। कंटेनर क्लोजर्स के लिए मॉइस्ट हीट यूज़ किया जाता है ना। और आपके प्लास्टिक का जैसे नायलॉन है, पीवीसी है, तो इन सब के लिए भी आपका जो है मॉइस्ट हीट यूज़ किया जाएगा। ओके, और फिर डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए क्या बताया था, याद रखना, इथाइलिन ऑक्साइड बताया था। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस के लिए क्या बताया था, इथाइलिन ऑक्साइड बताया था, है ना। और मैकेनिज्म बताया मैंने, ड्राई हीट में आपको ऑक्सीडेशन बताया, है ना, और मॉइस्ट हीट में कोएगुलेशन बताया, रेडिएशन में अल्काइलेशन बताया, रेडिएशन में लीथल म्यूटेशन बताया था, रेडिएशन में क्या बताया, लीथल म्यूटेशन, और गैसियस में अल्काइलेशन बताया था।
है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। ओके, में इतना ही। अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज ऑटोक्लेव, फिल्टरेशन, रेडिएशन, हॉट एयर, ओवन। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए एक बार फिर से जो ये सारा जो है आपको वीडियोस आपको पीडीएफ मटेरियल में चाहिए और भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए, तो मेरे जो क्रैश कोर्स है मेरी वेबसाइट पे pharmamcq.in, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।